राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, जनता ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात। अच्छे पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग हैं, इतने अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, जितने अच्छे वक्ता हैं उतने अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्कज्ञान। तर्कज्ञान पर अनुभवी डिबेटर्स को आप लोग सुन रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज भी हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण और हम कहें कि बहुत अधिक अनुभव रखने वाले वाद विवाद प्रतियोगिताओं में उन्होंने निर्णायक के तौर पर, एक वक्ता के तौर पर, एक डिबेटर के तौर पर जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, आज उनके बारे में हम जानेंगे, उनसे उनका अनुभव सुनेंगे। एक ऐसे डिबेटर के बारे में जिनके हम कहें कि संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिताओं में एक मजबूत वक्ता, तार्किक शैली के अपनाने वाले जो व्यक्तित्व है उनका पूरा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जो है न केवल कॉलेज के दिनों में डिबेट करते रहे हैं, तर्क को महत्व देते रहे हैं, बल्कि आज जो उन्होंने अपना प्रोफेशन अपनाया हुआ है, जो वो कार्य करते हैं, उसमें भी तर्क की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि अगर तर्क ना दें तो उस प्रोफेशन को वो निभा नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग जिस वक्ता से आज हम रूबरू होंगे उनके बारे में जानेंगे, उनका अनुभव सुनेंगे। बहुत सारे लोग डिबेटर्स जानते भी हैं उन्हें, लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है, उन्होंने कभी नाम सुना होगा, कहीं पर निर्णायक के तौर पर देखा होगा, लेकिन उन्हें बहुत अधिक नहीं जानते होंगे। बहुत अधिक तो मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं भी एक डिबेटर, एक वक्ता, एक जूनियर के नाते उनसे मिला, उनसे बहुत सारी चीजें सीखी। लेकिन आज हम सुनेंगे उनके अनुभव कि उन्होंने क्या सीखा दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सर्किट से, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सर्किट में उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किए, वहां तक पहुंचने का उनका सफर कैसा रहा, यही सब आज हम जानेंगे। उस वक्ता का नाम है मुकेश भैया। आज हम मुकेश भैया से बात करेंगे। मुकेश भैया, बहुत बहुत स्वागत है तर्क ज्ञान पर। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और बहुत बहुत बधाई कि आप लोग से ये सीरीज चला रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, हमने पहले देखा है आपकी ये श्रृंखला और काफी शानदार रही है। जी, और मैं एक बात और बता दूं कि मुकेश भैया ने उस मेरी एक जो पहल थी कि ऑनलाइन जो धुरंधर डिबेटर्स हैं उनको लेकर आया जाए और एक पार्लियामेंट्री डिबेट ऑनलाइन कराई जाए, और जो नए फ्रेशर्स डिबेटर्स हैं या खास तौर पे जो कोरोना काल में डिबेटिंग का अनुभव नहीं, एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसको करें। तो मुकेश भैया ने मेरा सहयोग किया था और वो 4 धुरंधर वक्ताओं में शामिल थे जिन्होंने ऑनलाइन पीढ़ी में अब भाग लिया था और अपनी भूमिका निभाई थी। तो आज हम मुकेश भैया से जानेंगे उन नहीं, 3 धुरंधर थे उसमें और एक मैं था जो उनसे सीख रहा था। 3 बेशक धुरंधर थे डिबेटिंग सर्किट के, काफी सीनियर डिबेटर्स थे। तो मुकेश भैया, हम यहीं से जानना शुरू इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कि आपने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सफर शुरू किया, डिबेट करते थे हम लोग, अब पिछले मतलब कोरोना काल से 2019 में शिवाजी भोसले जो कंपटीशन हो रहा था संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता, वहां पर गए थे। तो एक मतलब और भी प्रतियोगिताओं में मिले, तो एक जो एंजॉयमेंट होता है, डिबेट में जाते हैं हम लोग, तमाम लोगों से मिलते हैं, आजकल ये सब नहीं कर पाते हैं आप मतलब रेगुलरली। तो क्या वो मिस करते हैं? दिग्विजय, बेशक मिस करते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं भी डिबेट होती है, खासकर पार्लियामेंट्री डिबेट, तो हमें वहां जाकर बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट कोरोना काल में कोर्ट्स में भी जाने को नहीं मिलता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिबेट्स और कोर्ट्स का बहस दोनों ही इनफैक्ट कोरोना काल में काफी मिस किया गया। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है, तो आशा करते हैं, और 2-3 जगह से ऑलरेडी फोन आ चुके हैं कि हम डिबेट्स करा रहे हैं, वर्चुअली करा रहे हैं, तो आशा है कि वो डिबेट्स एक नए एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपने आप को स्थापित वो लोग करेंगे इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे। जी, तो चलिए हम जो है जानना शुरू करते हैं आपके अनुभव को एक से एक। पहले तो ये बताइए कि आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए तो किस बैकग्राउंड से आप आ रहे थे, आपका बैकग्राउंड क्या था, कहाँ से आए, 12वीं तक पढ़ाई का आपका क्या बैकग्राउंड था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। दिग्विजय, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और बिहार में एक बक्सर डिस्ट्रिक्ट है जिसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। 1764 की लड़ाई वहां हुई थी,
और उसका हिंदू मैथोलॉजी में भी काफी इंपॉर्टेंस है उस जगह का। जी बक्सर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है बेलाउर, बहुत छोटा जी सा गांव है बेलाउर। तो मैं प्राइमरीली वहां से बिलोंग करता हूँ, और मैंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई बेलाउर यानी कि गांव में रह के, ग्रामीण क्षेत्र में रह के ही पूरी की। और जी उसके बाद मैं बनारस आया 12वीं करने के लिए, क्योंकि जी दिल में शुरू से ये था, जब मैं वहाँ 10th कर रहा था तो वहाँ स्कूल ही नहीं था जो 10th तक एफिलिएटेड हो। सीबीएसई बोर्ड का था हमारा सिलेबस, लेकिन कहने को था सीबीएसई बोर्ड, फॉलो हम लोग करते थे नॉर्मल जैसे पढ़ाई होती है वहाँ स्कूलों में, क्योंकि कोई एफिलिएशन था नहीं, 10वीं तक का भी एफिलिएशन नहीं था। 10वीं का हमने पास किया तो समस्तीपुर से हमने फॉर्म भरा था, और उसके बाद हम अच्छी शिक्षा के लिए बनारस आ गए। बनारस हमारे यहाँ से 2.5-3 घंटे का रास्ता है, तो बीएचयू के नाम पे कि बीएचयू में पढ़ेंगे आगे, तो बनारस आ गए। बनारस हमने 11वीं क्लास में संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला लिया, और फिर वहां से 12वीं किया। जी जी। तो चलिए, तो फिर वहां से 12वीं करने के बाद ये कैसे मन में विचार आया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी चलते हैं, वहां से दिल्ली कुछ सोचे, मतलब यूनिवर्सिटी तो कभी मन सुना था, में कभी सुना था? पेपरों में पढ़ा था। अच्छा। डीयू के कटअप्स आते थे तो पेपरों में पढ़ा था, देखा था, काफी अच्छी अच्छी तस्वीरें आती थी, फोटोज आते थे पेपरों में, तो हमें लगता था कि क्या हम भी कभी वहां पहुंच पाएंगे, क्योंकि दिल्ली वाकई हमारे लिए दूर थी। ग्रामीण पृष्ठभूमि में पढ़ाई का मतलब इतना ही होता था कि पढ़ लिख के कहीं पे सरकारी नौकरी कर लिया, अगर मैं छोटा मोटा क्लर्क बन गया तो वो बहुत बड़ी बात होगी वहां के लिए। और मैं सही बताऊं तो आज के हिसाब से मैं अपने गांव के लिए एक असफल व्यक्ति के तौर पे माना जाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, और सारे गांव वालों की ये उम्मीद थी कि मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा, आईएएस ऑफिसर तो कम से कम बनूंगा। तो बहुत कॉन्शियस डिसीजन था मेरा यूपीएससी का प्रिपरेशन ना करना और लॉ टेकअप करना। हमारे यहाँ वकीलों की उतनी पूछ नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चरल सेटअप कह लो, और हमारे यहाँ के लोग कभी सुप्रीम कोर्ट की वकालत नहीं देखे हैं, तो उन्हें ये लगता है कि यार वकील तो इसे नहीं बनना था। तो इनफैक्ट उस तरीके से देखा जाए तो गांव के लिए मैं थोड़ा सा अभी डिसअपॉइंटमेंट होऊंगा, ये मेरा अनुमान है, पता नहीं कैसा लोग देखते जी हैं। जी तो जब तस्वीरें आती थी अच्छी अच्छी, तो मुझे लगता था, क्योंकि वैसा कैंपस वैसा क्राउड देख के ये लगता था कि यार ये कहाँ, कौन सी ये दुनिया है, और हम कभी जा पाएंगे क्या यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने बताया कि पढ़ने में मैं 8वीं तक तो मैं फेल करता था, उसके बाद एक शिक्षक आए, वो अलग कहानी है। उनको मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं उनके कॉन्फिडेंस के चलते टॉप करने लगा। उसके बाद मैं अतुलानंद में आया तो ये था कि बनारस से अब कहाँ, तो बीएचयू तो नहीं जाना है, वहीं फोटोज का जी। इम्प्रिंट जो दिमाग पे था ना, मैंने सोचा नहीं दिल्ली हाँ हाँ यूनिवर्सिटी हाँ। जाना है। फिर मैंने पता लगाया तो हुआ कि वहां तो यहाँ आने के बाद भी दूसरी घटना घटी, वो भी मैं बताऊंगा। बट शुरू में ये हुआ जब 11वीं और 12वीं में था, कॉमर्स से मैं था, कि अच्छे मार्क्स लाके और दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेना है। मेरे अच्छे मार्क्स आए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी आके नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस और विदाउट कैंपस, बियॉन्ड कैंपस, ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता था। नहीं तो मैं भी शायद हाँ किरोड़ीमल सर्किट का या फिर रामजस या हिंदू का कॉमर्स से एक डिबेटर हाँ। होता। तो चलिए, तो इसी पर मैं आऊंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप, चूंकि उतनी जानकारियां नहीं थी, तो मैं बता दूं कि 2009 में मुकेश भैया ने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया सत्यवती कॉलेज में बीकॉम में, और अभी जो है कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ वहाँ से उठकर वो आए और कितना लंबा उन्होंने सफर तय किया है। इसी पर मैं आ रहा था कि सत्यवती में एडमिशन मिल गया, मतलब होता है ना कि डीयू में जब आते हैं तो पहले बोलते हैं कि अपनी सीट को सिक्योर कर लीजिए, उसके बाद हम चेंज कराते रहेंगे। इतना दिमाग नहीं तो था। हाँ, तो सत्यवती में कैसे पहुंचे, मतलब एडमिशन हो गया तो चलिए कर लेते हैं, सारे कॉलेज एक बराबर होंगे, और नॉर्थ और साउथ हुआ का ये फर्क जो है बाद में पता चला। नहीं हुआ ये दिग्विजय, कि जब मैं बेसिकली मैं कॉमर्स का विद्यार्थी नहीं हूँ, मन मेरा जी कॉमर्स में नहीं रमता है। मैं आर्ट्स का विद्यार्थी हूँ। लिटरेचर मुझे पसंद है, हिंदी लिटरेचर काफी मैंने पढ़ी है, काफी पसंद है।
और इनफैक्ट सत्यवती जी, में भी मैं था तो हिंदी ऑनर्स के विद्यार्थियों के साथ मेरी टक्कर रहती थी। जी, बीकॉम तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने कॉमर्स आईकॉम किया हुआ था, और आईकॉम इसलिए किया अच्छा, क्योंकि घर वालों की ये शर्त थी कि अगर बाहर पढ़ने जाना है, बनारस रह के पढ़ना हुँ, है, तो आपको हुँ, आर्ट्स तो नहीं पढ़ना है। तो अच्छा, शुरुआती दौर में मैंने साइंस लिया, 3 महीने पढ़ा, फिर मुझे लगा कि ना ये बहुत पढ़ना पड़ता है, काफ़ी मोटी किताबें हैं। तो वो मेरा एक दोस्त था विकास, उसका मैंने कॉमर्स का हाँ, किताब देखा तो मैंने देखा ये पतली-पतली किताबें हैं, मैं पढ़ जाऊँगा ऐसे ही इनको तो। तो मैंने अच्छा, कॉमर्स ले लिया क्योंकि मुझे बनारस में भी रहना था। अच्छा, और उसके बाद 1 साल खाने-पीने का बहुत दिक्कत था, फ्लैट लेके रहते थे, खाना बनाने नहीं आता था, इतने पैसे नहीं थे कि हुँ, हॉस्टल अफ़ोर्ड कर पाएँ। तो 1 साल हुँ, इनफैक्ट बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ था, लेकिन काफ़ी खुशनुमा था। स्ट्रगल कुछ समझ में नहीं जी, आया, घर से बक्सर से बाहर आने की खुशी थी। और उसके बाद जी, 11वीं में मैंने अतुलानंद के 2 ब्रांचेज़ हैं। तो अच्छा वाला जो ब्रांच है, वहाँ फील्ड नहीं था खेलने का, मैदान नहीं था। हुँ, हुँ, बुरा हुँ, वाला ब्रांच उसमें सारे छँट के जाते थे, जिनका एडमिशन इसमें नहीं होता था। तो मेरा तो ख़ैर हुँ, नंबर अच्छा था, मुझे अच्छा वाला ब्रांच मिला था, बट हुँ, 2 महीने के बाद मैंने ट्रांसफ़र करा लिया बुरे वाले ब्रांच में, और हुँ, अंधों में हुँ, कान्हा राजा के माफ़िक मैं वहाँ पे अव्वल था क्लास में बिल्कुल, कहीं कोई कॉम्पिटिशन हुँ, नहीं था, क्योंकि सारे वहाँ से जिनका एडमिशन नहीं होता था वैसे विद्यार्थी थे, और उसके बाद हुँ, खेलने वाले थे, खेल-कूद में बहुत आगे थे वो लोग, तो मैं भी खेलता था, मैं खेलने के लिए आया संत अतुलानंद के सेकंड जी, ब्रांच में। फिर मेरी जी, 12वीं में मेरा उस समय कॉमर्स में 93.2% थे। तो बनारस में मेरा हुँ, सेकंड या थर्ड रैंक रहा होगा मेरे ख्याल से पूरे बनारस में। और ऐसा हुँ, इतिहास में अतुलानंद के पहली बार हुआ था कि मेन ब्रांच से ज़्यादा नंबर कोल्हापुर ब्रांच का आया। अच्छा, क्योंकि मेरे बाद जो था उसका सीधे 86 था होलापुर अच्छा, ब्रांच में। तो मेन ब्रांच से भी हुँ, मेरा मतलब अतुलानंद का टॉपर मैं था। मेन ब्रांच और होलापुर जी, मिला के। जी, तो जी, मन में कहीं न कहीं ये इम्प्रिंट था कि यार कॉलेज और स्कूल नहीं पढ़ाता है, पढ़ना होगा तो हम कहीं भी पढ़ लेंगे, अपनी पहचान बना लेंगे। हालाँकि इसको आज के डेट में हिंडसाइट में देखते हैं, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट मानता हूँ कि मैं था ओवर हुँ, कॉन्फिडेंट। कहीं न कहीं कॉलेज का, स्कूल का, कहीं न कहीं आपके जीवन में काफ़ी रोल होता है। तो मैं जब दिल्ली जी, आया तो दिल्ली ट्रेन में बैठ के आ गया, यहाँ भैया थे, मुझे जानकारी थी नहीं। सत्यवती कॉलेज हुँ, सामने पड़ गया अशोक विहार में। दिल्ली हुँ, यूनिवर्सिटी मैंने देखा, तो एक तरफ ये बहुत हुँ, ही पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि मैं अच्छा विद्यार्थी था, लेकिन दूसरी तरफ मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ कि जी, मैंने जी, ड्यू डिलिजेंस नहीं किया। जी, जी, तो सत्यवती में मैं गया तो वहाँ मैंने बीकॉम ऑनर्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि बीकॉम ऑनर्स में बहुत पढ़ना था। फिर वही बात, कॉमर्स मुझे पढ़ना नहीं जी, था लेकिन घर का दबाव जी, था। जी, तो मैंने पास में एडमिशन लिया। मैम ने जो वहाँ बैठी थी उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारा जी, नॉर्थ कैंपस में किसी कॉलेज में हो जाएगा, तुम चले जाओ। एसआरसीसी छोड़ के किसी कॉलेज में हो जाएगा। उस समय हो जाता। अब तो नहीं होगा शायद, उस समय हो जाता क्योंकि बेस्ट 4 में मेरा और परसेंटेज ज़्यादा जा रहा था। बट मैं माना नहीं जी, और मैंने जिद की कि नहीं मेरा एडमिशन ले लीजिए, और इतने जिद के बाद ट्रांसफर का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। नहीं तो अक्टूबर तक जी, किरोड़ीमल में तो अक्टूबर तक सीट खाली था 2009 जी, में। तो ये कह लो मेरे अंदर पता नहीं क्या था उस समय, जो भी है, बट मुझे ऐसा नहीं है, टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी थी। बस वो कैंपस का जो है ना कि कैंपस में मैं नहीं था, बट कैंपस के काफ़ी नज़दीक था, फैकल्टीज़ बहुत अच्छी थी, स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे थे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको आपके एकेडमिक्स के लिए आपको हाथों-हाथ नहीं बिठाता है, जैसा कि स्कूल्स में होता है। जी, स्कूल में तो टीचर्स भी हमें खूब मानते थे क्योंकि मैं बहुत अच्छा था पढ़ने में, स्टूडेंट भी हमारी काफ़ी इज़्ज़त करते थे। यहाँ आपका जी, वन ये सब आप हैं तो आपकी च क्वालिटी है, ठीक है। जी, जी। तो आपने जो है सत्यवती कॉलेज में चूँकि आप वहाँ गए और मिल गया पढ़ाई से साइंस की मोटी किताब है, कॉमर्स की उससे मोटी, आर्ट्स की हाँ, उससे ज़्यादा उससे कम मोटी है। हाँ, तो ख़ैर ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने अपना अनुभव साझा किया, उसमें सुमित भैया भी थे। अभी हैं मतलब उनका उनका जब मैंने इंटरव्यू लिया, तो वो कह रहे थे कि देखो साइंस से हम इतना पक गए थे इसलिए हम साइंस तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो मिल गया उसके बाद तो हमें पढ़ना पड़ा कि हमने चलो 3 साल फिर और निकाल लेंगे ग्रेजुएशन में साइंस पढ़ते हुए। चलिए ऐसे-ऐसे किस्से हमें सुनने को मिल रहे हैं इस अनुभव सीरीज़ में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे आप जो है डिबेटिंग सोसाइटी में आए या कॉकरल एक्टिविटीज़ में आए?
जैसा आप बता रहे हैं, तो मैं अनुमान लगा रहा हूँ, मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है, कि आपने कभी पहले कोकुलर एक्टिविटीज में, भाषण में, डिबेट में, पोइट्री में कभी भाग लिया हो स्कूल स्कूल टाइम में टाइम में? लेता था। स्कूल टाइम में मैं अच्छा, लेता था और काफी एक्टिव था, और अपने भाषणबाजी की बदौलत मैं अपने हाउस का कैप्टन भी बन गया था। अच्छा, जिम्मेदारियों अच्छा। से डर लगता था, लेकिन फिर बना दिया गया मुझे। और ऐसा भी कई बार हुआ था कि अचानक से मुझे बोला गया कि जैसे टीचर्स डे है, ऑडियंस आई हुई है, बट कल्चरल प्रोग्राम में थोड़ी देर है, तो मुझे इंटरटेन करने के लिए स्टेज पे भेज दिया जाता था। और मैं अपनी 10वीं कक्षा बक्सर में, जो मैं स्कूल में पढ़ता था, जिस स्कूल में, तो वहां तो मैं ये होस्टिंग वगैरह, एंकरिंग वगैरह अच्छा करता था, तो अच्छा, ये सब तो था ठीक। मुझे। सत्यवती में मैं जब आया तो मैं बैग लेके अपना टहल रहा था, कॉलेज घूम रहा था, और हम्म। मैं सेमिनार रूम के पास गया तो वहां देखा कि ये डिबेटिंग की प्रतियोगिता जो है वाद विवाद की चल रही थी। तो मैं बैठ के हम्म। सुनने लगा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं सुनने लगा कि भाई क्या हो रहा है। तो मुझे लगा कि यार मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी बोलते आया हूँ, मेरे लिए कोई नया नहीं था। हम्म। जैसे किसी किसी के लिए नया है, हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ता है, ये मेरे साथ सीन नहीं था। हाँ। मुझे लगा कि मुझे भी बोलना चाहिए, ठीक ही बोल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे पता लगा कि टॉपिक तो कोई, क्योंकि कन्वेंशनल डिबेट था तो काफी पहले हम्म। रिलीज हो चुका था और रजिस्ट्रेशन हम्म। वगैरह हो चुका था, बट मैंने काफी रिक्वेस्ट करके और इम्प्रॉम्प्टू हम्म। बोलने का कि मैं आशु बोलूंगा, आशु भाषण दूंगा। हाँ। और मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया और फिर मैं बोला, और बोलने के बाद मैं उस समय जीत गया वो डिबेट। तो मुझे अच्छा। फर्स्ट टाइम याद है, लिफाफे में 500 रुपए मिले। मुझे नहीं पता था पैसे मिलेंगे। ये अच्छा। बात मुझे नहीं पता थी कि हम्म। जीतने पे पैसे मिलेंगे। और रचना विमल मैम थी हिंदी की, उन्होंने मेरे कान में बोला कि दो बातें बोली, एक से मैं अग्री करता हूँ, एक से मैं डिसअग्री करता हूँ। पहली बात उन्होंने बोली कि बेटा ये मत सोचना कि तुमने बहुत अच्छा बोला, बाकी लोग हम्म। खराब बोले इसलिए तुम जीत गए, इसलिए नहीं जीते कि अच्छा। तुम बहुत अच्छा बोले। इस बात से मैं अग्री करता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत अच्छा शानदार तो नहीं बोला था, लेकिन बिहार के बैकग्राउंड हाँ। से था, बिहारी लड़का था, हिंदी मेरी अच्छी थी, हम्म। थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, बट वहां का इंग्लिश मीडियम हम्म। भी, हिंदी काफी स्ट्रांग होती है, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। तो अच्छी थी। दूसरी बात जो मैम ने बोली, उन्हें शायद पता नहीं क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए, और मैं मानता भी नहीं हूं आज भी। उन्होंने बोला कि तुम जो भाषण दे रहे थे उसमें हम्म। बिहार का टोन बहुत ज्यादा था, तो इसको हम्म। इम्प्रूव करो। तो इस बात हाँ। से ना मैं उस समय अग्री हुआ ना आज तक हूँ, कि टोन का क्या अच्छा। लेना देना है, अच्छा बोलो, हम्म। अच्छे से बोलो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हम्म। है। और वो टोन कितने हम्म। लोगों की, इवन सुमित जी का आपने नाम लिया, सुमित जी की यूएसपी हाँ। है वो, हमारी भी यूएसपी हाँ। है। मैं कोर्ट्स में भी जब बोलता हूँ हाँ। तो कई बार बिहारी टोन आता है, कोई नहीं पूछने जाता है। हाँ। कितने जगह मैंने हाँ। भाषण हाँ। दिए, कभी बिहारी टोन तो बहुत ही मतलब यूनिक एक फ्लेवर देता है जब आप भाषण दे रहे होते हैं तो। हाँ। खैर वो जी। मैम का अपना पर्सपेक्टिव था। और जी। फिर मैं तो देखा कि पैसे मिल रहे जी। हैं, तो मैं एक भी डिबेट छोड़ता अच्छा। नहीं था, खासकर कॉलेज अच्छा। का। अच्छा, तो डिबेटिंग सोसाइटी में जुड़े कि डिबेटिंग सोसाइटी की क्या स्थिति थी? आप 2009 में कॉलेज में आए, तो उस समय सत्यवती में डिबेटिंग सोसाइटी की क्या स्थिति थी? देखो, डिबेटिंग सोसाइटी तो एक्टिव थी, लेकिन हम्म। इतनी रोबस्ट नहीं थी जितनी की बाकी कॉलेजेस की हैं स्ट्रांग, उतनी स्ट्रांग नहीं थी। बट हाँ, डिबेटिंग हम्म। डिबेट्स कराए जाते थे, डिबेटिंग सोसाइटी थी। बट मैं जैसा बताया कि मुझे ऑलरेडी मेरी जिम्मेदारियां थी काफी। और हम्म। जैसे पढ़ते पढ़ते मैं ट्यूशन भी पढ़ाने लगा था बाद में चल के, तो मेरे पास टाइम, जी। स्पेयर टाइम काफी कम हुआ करता था। और पढ़ाई में भी मैं ठीक था, तो एफोर्ड नहीं कर सकता था कि मैं घूम घूम के खाली डिबेट करूं। तो पढ़ाई भी मुझे हम्म। करनी, और कॉमर्स के पढ़ाई के अलावा बाकी भी किताबें मैं पढ़ता रहता था, खासकर हिंदी लिटरेचर। हम्म। अभी इंटरव्यू से पहले रश्मि रथी का नाम, रश्मि रथी का रिसाइटेशन मेरा वन ऑफ द फेवरेट चीज है, जो कि मैं अभी भी पार्ट हाँ। टाइम में, मतलब जब भी कभी अगर मैं कभी लो फील करता हूँ तो एक बार रिसाइट करता हूँ, तो फिर वो जी। मोमेंटम आ जाता है लाइफ का। जी। 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 तो डिबेटिंग सोसाइटी में एक डिबेट हुआ, उसमें मैं जीत गया, सेकंड आया था, जीता नहीं सेकंड आया था। तो मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। तब मुझे पता लगा कि ये डिबेट इसीलिए था, और ये किसी को बताया नहीं गया था, क्योंकि चुनाव उनाव नहीं कराना था इन लोगों को। तो जो भी हम्म। फर्स्ट हम्म। आया वो प्रेसिडेंट बन गया, जो सेकंड आया वाइस प्रेसिडेंट बन गया, ऐसे ही अच्छा। ज्वाइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, ऐसे ही बन गए सारे अच्छा। लोग। अच्छा। अच्छा। चलिए,
तो ये तो आपका डिबेटिंग सोसाइटी में जुड़ने तक का जो सफर है वो हमने जान लिया, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि डिबेटिंग सोसाइटी में आने के बाद, आप कॉलेज में आने के बाद पहली इंटर कॉलेज डिबेट में किस कॉलेज में गए और वहां का क्या एक्सपीरियंस रहा? पहला इंटर कॉलेज डिबेट अगर देखा जाए तो आर्ट्स फैकल्टी में एक डिबेट हुआ था। शायद उसको टैगोर हॉल बोलते हैं, आर्ट्स फैकल्टी में हम्म। स्थित है, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। विवेकानंद जी के मूर्ति के और उधर से रास्ता है जाने का उस हॉल में। तो वो जी मेरा पहला इंटर कॉलेज डिबेट था और वहां पे मैं सेकंड आया था। जी कन्वेंशनल डिबेट, पीडी तो मैं करता नहीं जी था। कॉलेज टाइम में मेरे जी। को पार्टनर की दिक्कत होती थी, पार्टनर मुझे नहीं मिल पा रहा हम्म था ढंग का। हम्म। पार्टनर पे भी आएंगे, सौरभ पांडे पार्टनर हुए बाद में, उनके साथ कैसा अनुभव रहा। जी जी जी। हाँ, तो मैं कन्वेंशनल करता था और इंटर कॉलेज मैंने बहुत ज्यादा नहीं किए हैं, लेकिन हाँ, मैं केएमसी में भी जीता था, आईपी कॉलेज में गया था, वहां जीता था, आईपी कॉलेज हम्म। में जो यहाँ तो सिविल लाइंस। मतलब ठीक है, आपने आर्ट्स फैकल्टी में जो पहला डिबेट किया, वहां पर और भी लोग आए होंगे, तो उनको सुन के कुछ ऐसा लगा कि अच्छा ठीक है, ये डिबेट होती है, ऐसे बोलना चाहिए, क्योंकि वहां पर कुछ सीनियर वक्ता भी आए होंगे जिनको आपने सुना हाँ, होगा, तो लगा होगा कि भाई ये होता है डिबेट, ऐसे बोलते हैं कुछ, मतलब अंदर से एक फ्रेशर जब सुनता है सीनियर्स को तो लगता है कि ये डिबेट कर रहा जब मैं टैगोर हॉल में आया था पहली बार, तो उस समय है। उस डिबेट में वैसा कोई सीनियर तो था नहीं, नहीं तो मैं जीत नहीं पाता। ऐसा अच्छा। कोई क्योंकि मैं फ्रेशर था और मैं बहुत क्रूप था, है ना, अभी मैं सीख ही रहा था। हाँ मैं हाँ वक्ता तो हाँ था, बोलता तो था, लेकिन डिबेटिंग के जो नुआंसेस थे, जो छोटी छोटी हाँ। बातें थी, इंट्रिकेसीज जिसको बोल सकते हैं आप, वो मैं सीख ही रहा था। हम्म। तो ऐसा कोई लास्टिंग हम्म इम्प्रिंट वाला तो वक्ता नहीं मिला। हाँ, लेकिन सेकंड जब टाइम मैं उसी टैगोर हॉल में आया था, तो प्रभांशु हम्म थे, वो बोले थे, तो मुझे लगा कि ये तो लड़का, लेकिन प्रभांशु मेरे ख्याल से 2010 में आए थे, केएमसी में हम्म एडमिशन लिया था, अगर इफ आई एम हम्म नॉट रॉन्ग, क्योंकि मुझे प्रभांशु का फर्स्ट इंप्रेशन याद है। वहां मैंने उनको हम्म सुना था और उन्होंने उतने कम समय में काफी सारी बातें बोली थी। और मुझे हम्म सुन के अच्छा लगा था उनका कन्वेंशनल का, कि ये अच्छा बोला। फिर हम्म। बाद में सुमित जी से को सुना तो उनका भी अच्छा लगा, आशु भैया को सुना, उनका भी काफी अच्छा लगा, जी अनुराग जी। जी को सुना, आदर्श शुक्ला हम्म को सुना, रवि भैया को हम्म सुना। तो काफी हम्म। सारे लोग हैं, ऐसा एक नाम लेना ना इंसाफी होगी, बहुत सारे ऐसे जी डिबेटर्स हैं। जी फिर सीखने का सिलसिला जी हमेशा से चलता रहा और जी अभी जी तक हम सीखते हैं। फिर थोड़े दिन बाद जी गोपाल अनुराग की वो जोड़ी आ गई, तो जी जी वो जी लोग फिर आ गए, तो काफी सारे लोग थे। जी। चलिए, तो फ्रेशर के तौर पर जो अनुभव रहा, मतलब हर फ्रेशर का, हर वक्ता का अपना एक एक अलग अलग अनुभव है, तो उसको आपने हमें बता दिया है कि आपका क्या अनुभव था। हम इस चर्चा को अब आगे बढ़ा, तो मुकेश भैया, हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि डीयू में जब सक्रिय थे आप, तो 2009 से काफी पहले से, मेरे से पहले डिबेट कर रहे थे। मैं पूछना चाहूंगा, उस समय जो डीयू डिबेटिंग सर्किट, जिसको हम आज जानते हैं कि काफी एक्टिव है, साल भर में सैकड़ों डिबेट्स होती हैं, हम कहें कि 8-10 तो कॉलेज ऐसे हो गए हैं जो पार्लियामेंट्री डिबेट कराने लग गए, और सीडी तो आप पूछिए मत, कि गिनती, हम कहें कि गिनती ना गिने तो ज्यादा बेहतर है, आपको हर रोज 2-4 सीडी कंपटीशन, कन्वेंशनल डिबेट कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता ही है। तो उस जमाने 2009 में जब आपने प्रवेश लिया था, और या 2010 में, क्या ऐसा डिबेट होता था, डिबेटिंग सर्किट इतना ज्यादा एक्टिव था या नहीं था? कन्वेंशनल डिबेट की अगर बात करें तो कन्वेंशनल डिबेट्स तो होते थे, लेकिन हम्म। इस पैमाने पे नहीं होते थे। जी अभी का थोड़ा पैमाना ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन उस जी। समय भी कन्वेंशनल डिबेट्स होते थे। और हम लोग पोस्टर वगैरह लेके, इतना सोशल मीडिया वाला एक्टिवनेस नहीं था, पोस्टर वगैरह हम्म। लेके हम चिपकाने जाते थे हर कॉलेजेस में। जी जब मेरा कोई डिबेटिंग ऑर्गेनाइज होता था हमारे कॉलेज में, तो हम पोस्टर वगैरह लेके चिपकाने जाते थे। पीडी की बात करें तो मुझे लग रहा है कि केएमसी ही एक ऐसा कॉलेज था जो उस समय पीडी कराता था। हम्म। इंग्लिश पीडी की नहीं बात करें तो इंग्लिश पीडीज तो जी होते थे, बट अगर हिंदी पार्लियामेंट्री डिबेट की बात करें
तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो केएमसी ही कराता था, और कोई कॉलेज मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो जैसा आप बताए कि जब आपको पहली बार डिबेट जीतने पर पुरस्कार राशि मिली, धन मिला, तो आपको पता चला अरे भाई, तो क्योंकि हम लोग स्कूल स्कूल में डिबेट करते थे तो पैसे थोड़ी मिलते थे, एक पेन थमा दिया, एक कॉपी हो गई, तो ज्योमेट्री मिल गई, तो उसी में हम लोग खुश हो जाते थे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप डिबेट करते थे, प्राइज मनी मिलती थी, तो उस प्राइज मनी का उपयोग कैसे किया जाता था? उसको अपना निजी खर्च चलाने में या पार्टी करने में कैसे आप उसका इस्तेमाल करते थे? शुरू में तो थोड़ा सा मैं कह लो कि थोड़ा सा उसको अल्ट्रा बोल सकते हो, क्योंकि उस तरीके का नहीं होना चाहिए। थोड़ा मैं ज्यादा ही सिद्धांतवादी टाइप से था, और अपने प्री कंसीव नोशन से अपने सिद्धांतों को तय करता था। तो मैं ये व्यू रखता था कि उस पैसे का उपयोग अपने लिए नहीं करके कुछ करना चाहिए। तो मैं वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था सत्यवती में, जो अभी बहुत बड़ा हो गया है ना कॉलेज, वो वैसा हाँ, नहीं हाँ, था। हाँ, हाँ, ऑडिटोरियम भी नहीं था, ऑडिटोरियम भी हाँ, नहीं था, है ना, बस सभा, वो सेमिनार रूम था, और ये ऑडिटोरियम वगैरह नहीं था। और नए नए बिल्डिंग्स जो बने हैं, ये सब अभी कंस्ट्रक्शंस चल जी, रहे थे कुछ जी, पीछे। तो लेबर्स रहते थे वहां पे, उनके बच्चे होते थे, उनको मैं सुबह जाके पढ़ाया करता था। हुँ, एनएसएस ऑर्गेनाइज्ड वे में करता था, बट मुझे एनएसएस के थ्रू मैं नहीं था, एक्टिव था, लेकिन मतलब वैसा नहीं था। मैं खुद अपने हुँ, व्यक्तिगत तौर पे पढ़ाता था। तो मैं कभी जी, उनके लिए कुछ खरीद के ले गया, कपड़े बांटे, या फिर ठंड के मौसम में स्वेटर वगैरह। तो शुरू में तो ये जी, उपयोगिता रही, जो प्राइज जी, मनी की थी। थोड़ा सा लालच आया बाद में, तो ये हुआ कि 50% चैरिटी में जाना चाहिए, और 50% जी, जी, निजी खर्चे के लिए होना चाहिए। और जी, उसके बाद कई बार ऐसा भी हुआ कि 100% कई बार मुझे अपने भाई को देना पड़ा, क्योंकि उसको जरूरत होती थी, या कुछ घर के लिए खरीद लिया, ऐसा भी हुआ है। तो बाद में जी, मैं काफी ज्यादा उससे उस सिद्धांत पे बहुत बरकरार नहीं रह पाया। तो जी, धीरे धीरे, लेकिन काफी दिन तक रहा था, काफी दिन तक जी। वैसा मैंने करा। उसका चलिए, एक तो कारण ये भी था। ये ये तो हमें जो है कि बहुत ही अनोखी बात पता चल रही है, क्योंकि हम मतलब मैंने तो अपने 5 साल, 6 साल जो भी मैं सक्रिय रूप से डिबेटिंग से जुड़ा रहा, अब तो मैंने ऐसा उदाहरण नहीं देखा है। तो ख़ैर, आप ऐसे उदाहरण हैं तो इसके लिए हम कहेंगे कि नहीं नहीं, लेकिन मतलब ये एक बहुत दिन तक मैं जी, नहीं रह पाया। लेकिन कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप, क्योंकि आप मतलब बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं रखते हैं, आप एक युवा हैं और युवा के हाथ में पैसा आ रहा है, लेकिन उस समय भी उसने ऐसा काम किया, तो निश्चित तौर पर ये प्रेरणादायक है। और सभी मतलब मेरे ख्याल में शायद और कोई कहानी अगर आगे के इंटरव्यूज़ में आती है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पहली अनोखी कहानी है जो आप हमें बता रहे हैं कि आपने जो है कि चैरिटी का काम इसके किया अपने पीछे पैसे से। रीजन भी भले था, से क्योंकि शुरुआत सत्यवती में में किया और बाद में चीज़ें और मतलब अलग तरीके से की हो जाती हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आपने किया, ये हम सबके लिए एक नया, एक अनोखी बात है। ख़ैर, हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ गंभीर मुद्दों की बात करते हैं। डिबेटिंग में आप जुड़े रहे, तो डिबेटिंग में वाद होता है, तो विवाद भी साथ के साथ जुड़ा हुआ रहे। तो निर्णय को लेकर कभी आपके समय में विवाद हुआ हो, कोई बड़े वक्ता रहे हों, हरा दिया गया हो उनको सीडी में, खैर सीडी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप पार्लियामेंट्री डिबेट का अपना अनुभव बताइए। निर्णायक के तौर पर बाद में सुनेंगे कि किसी मैच में आप निर्णायक बने हो और उसमें कोई विवाद हुआ या नहीं हुआ। लेकिन आप ये बताइए कि आप एक प्रतिभागी थे, और प्रतिभागी के तौर पर कभी लगा हो कि आज हमने बहुत ढंग का बोला है पार्लियामेंट्री डिबेट में, लेकिन जो सामने से परिणाम आया वो हमारे बिल्कुल विपरीत आया है। हमने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी, और तो वहाँ पर कभी कोई कड़ा विरोध दर्ज कराया हो? इससे पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा कि मैं जी, कैसे पीडी में आया। पीडी में तो मैं जी, जाता था, बट पार्टनर मुझे, मैंने जैसा कि बताया कि उस तरीके का कोई पार्टनर नहीं था, तो मैं जी, अमूमन नहीं जाता था। एक दो जाता था, हार के आ जाता था, वैसा मैं कभी जीता नहीं। जब लॉ जी, फैक्ट में आया, मैं लॉ फैकल्टी में, सीएलसी में, तो जी, फर्स्ट डिबेट हुआ लोकतंत्र पे। सुषमा जी, स्वराज जी आई हुई थी, और उसमें मैं बोला हिंदी में। काफी हुँ, लोग हिंदी में बोल रहे थे, काफी अंग्रेजी में बोल रहे थे, और मैं सेकंड प्राइज जीता।
तो फर्स्ट टाइम मैंने सौरभ पांडे को वहां बोलते हुए सुना, और वो नेचुरली इंग्लिश का डिबेटर था, नेचुरल स्पीकर वो इंग्लिश का था, उसे हिंदी उसने कभी बोला नहीं था, स्पीच या डिबेट ऐसा कुछ। तो मैंने सुना और मुझे ऐसा लगा कि ये तो काफी अच्छा बोलता है, जो एक स्ट्राइकिंग पॉइंट होता है ना कि ये काफी अच्छा बोलता है, वैसा जैसा पूछ रहे थे आप, वैसा मुझे पांडे को सुन के आया, ये तो काफी अच्छा बोलता है, वैसा मैंने नहीं सुना था कभी। इंग्लिश हिंदी की बात छोड़ दी जाए तो वैसा मैंने स्पीकिंग नहीं सुनी थी। वो हार गया और उसको लेके मैं अभी भी मजाक उसका करता रहता हूँ कि तुम जीते तो नहीं, चाहे जितना अच्छा जीता तो मैं ही था, और मैं भी हिंदी में अच्छा बोला था, ऐसा नहीं कि मैं बुरा बोला था। फिर मैं सौरभ पांडे को अप्रोच किया और मैंने पूछा कहाँ से हैं आप, क्या हैं, तो दोस्ती हो गई और मैंने कॉम्प्लीमेंट किया कि यार आपने बहुत अच्छा बोला, निर्णय आपके फेवर, क्योंकि 2 ही प्राइजेस थे, फर्स्ट एक दीपक जोशी करके लड़का था वो आ गया, सेकंड मैं आ गया, तो थर्ड का कोई वो नहीं था। तो वहां से पांडे से बातचीत हुई और पांडे जी को मैंने बोला कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डिबेटिंग का परंपरा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन हिंदी में होती है, मैं जो जिसमें मैं जाता हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए, अच्छा अनुभव होगा। तो पांडे के साथ में फर्स्ट टाइम जो पांडे के साथ पार्टनरशिप में मैं पीडी में आया, वो मोतीलाल नेहरू में आया, और वो मेरा सेकंड पीडी था, क्योंकि फर्स्ट पीडी तो मैं अपने छोटे भाई ब्रिजेश के साथ किया था उसको सिखाने के लिए, उसका क्योंकि मैं जाता था देखता था, पार्टनर कोई था नहीं तो मैं पार्टिसिपेट तो नहीं कर पाता था, बट मुझे फेयर आइडिया था कि पीडी में। और उससे पहले की पीडी, उससे पहले की जो पीडी थी ना, वो मैं खालसा कॉलेज इसमें एनएसपी में मैंने किया था, उसमें मैं बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया था। तो मैं ये बता रहा था कि मोतीलाल इफेक्टिवली हमारा पहला पीडी था पांडे के साथ। तो पांडे जी एक इतने अच्छे पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग हैं, इतने अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, जितने अच्छे वक्ता हैं उतने अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। तो हम लोगों का ट्यूनिंग भी, आपसी ट्यूनिंग तालमेल जो था इतना अच्छा था कि कभी किसी चीज को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। और पार्लियामेंट्री डिबेट में जब हम जाते हैं या किसी भी डिबेट में जाते हैं, इवन कोर्ट्स में भी जाते हैं, तो जज को हम एज ए ह्यूमन नहीं देखते हैं, जज को हम एज ए चेयर देखते हैं। उस चेयर को मैन कर रहा है एक पर्टिकुलर पर्सन, और वो पर्सन जो है वो एट द एंड ऑफ द डे एक ह्यूमन माइंड का आदमी है, जो कि कभी गलती कर सकता है, कभी सही कर सकता है, कभी आपको लगेगा कि आप सही हैं लेकिन एक्चुअली आप गलत होंगे, कभी उसे लगेगा कि वो सही है लेकिन एक्चुअली वो गलत होगा। तो इस टेम्परामेंट के साथ मैं डिबेटिंग कभी किया ही नहीं, और इसमें पांडे का भी उतना ही योगदान है, उसका भी कभी ये टेम्परामेंट नहीं रहा कि हम हारे तो क्यों हारे, बोलना हमारा काम होता था, हार जीत का प्रिरोगेटिव जो था, अधिकार जो था, वो निर्णायक के पास था, और निर्णायक पे हमें पूरा भरोसा रहता था कि अपनी सद्बुद्धि में वो जो भी देना है, हमारी जिम्मेदारी अच्छा बोलना है। अगर आप निर्णायक हैं, आप अगर गलत फैसला दे रहे हैं किसी बायसनेस के कारण या किसी को फेवर कर रहे हैं जानबूझ के, तो ये मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हैं, आप जाने। हम लोग इस सिद्धांत पे चलते थे। तो हमारा तो इसका मतलब आपके साथ कभी कोई विवाद नहीं हुआ? कभी विवाद नहीं हुआ। हाँ, ऐसे ओकेजन्स आए जबकि हमें लगा कि नहीं हम एकदम जीते हैं। उसमें एक डिबेट हमारे जीवन का बेस्ट डिबेट रहा है इनफैक्ट अब तक का, मेरा भी रहा है और पांडे का भी रहा है। केएमसी में वो डिबेट था, सेमीफाइनल में हम लोग थे। पहले दिन हम लोग सबसे तालिका में सबसे ऊपर थे, और दूसरे दिन सेमीफाइनल राउंड में हमारा राजीव रंजन और अभिषेक के साथ हमारी डिबेट वो मैचअप हुआ था। और विषय यह था कि नारीवादियों का यह सदन मानता है, नारीवादियों का यह सदन मातृत्व के अवधारणा की अवहेलना करता है। अच्छा, यह विषय वस्तु था। तो हमने काफी अच्छा बोला था, उन्होंने भी काफी अच्छा बोला था, और हमें एकदम हम कन्विंस थे कि हम जीत रहे हैं। लेकिन निर्णय हमारे 11 लोग थे तो 6-5 का निर्णय था, 6 से वो लोग जीत गए। उसमें एक मुझे शिकायत ये भी थी कि चूंकि फ्रेशर्स भी बैठे हुए थे, तो इतने गहरे टॉपिक का वो उतने, क्योंकि डिबेट काफी स्तर का था, बहुत ज्यादा स्तर पे चला गया था। तो हमारा मेन फलक्रम डिबेट का ये था कि भाई नारीवादियों का सदन है, तो नारी का गुण होता है मातृत्व, उसकी अवहेलना कैसे कर सकता है? नारी गुण को प्रखर बनाने का काम हमारा है, अवहेलना नहीं कर सकते।
उनका डिबेट ये था कि नारीवादियों का सदन है, लेकिन जो मातृत्व की अवधारणा समाज में प्रिवेल कर रही है, उसकी हम अवहेलना कर रहे हैं, हम अपने गुण की अवहेलना नहीं कर रहे। तो काफी स्तर का डिबेट था जी। तो फ्रेशर्स को नहीं बिठाना चाहिए, कई बार वो नहीं जान पाते हैं। जी जी। चलिए, तो आपका जो इतना अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे एक छोटा सा जो कोई सुझाव, कोई सलाह जो नए फ्रेशर डिबेटर हैं, आपसे इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि कभी आपके साथ कोई विवाद नहीं हुआ निर्णय को लेकर, तो आप क्या सलाह देंगे? नए डिबेटर्स को यही कहना चाहेंगे कि जैसे आप डिबेट करते हैं और आप सब कुछ जान नहीं सकते हैं, सब कुछ समझ नहीं सकते हैं, वैसे ही निर्णायक जो है वो अपने अनुभव के आधार पे निर्णय करता है। तो निर्णय में क्या चीजें होनी चाहिए, निर्णय में निर्णय कैसे किया गया या क्या प्रक्रिया अपनाई गई, उस पे आपका अधिकार तो है जानना, लेकिन अंततः जो फैसला है वो तो निर्णायक का अपना अधिकार होता है। उसमें आप एंटर नहीं कर सकते हैं। तो आपको डिबेट में केवल जीतने का जो है कैसे जीत के खुशी मनाई जाती है ये तो सबको पता होता है, लेकिन कैसे हार को ग्रेसफुली लिया जाता है। अगर आप हारते हैं और आपको लगता भी है कि आप नहीं हारे हैं, तो कैसे उसको ग्रेसफुली आप एक्सेप्ट करते हैं, ये भी डिबेटिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और हमें इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, लेकिन निर्णायक को उसके जिम्मेदारी और उसके डेस्टिनी के साथ छोड़ देना चाहिए। कितने डिबेट्स में निर्णायक आपके साथ गलत कर सकता है? पूरे जिंदगी को जज करने तो बैठा नहीं है, एक दो डिबेट। जी जी, बिल्कुल आप अच्छे होंगे, कौन रोक सकता है आपको? जी। तो अब हम कुछ छोटे-छोटे सवाल लेते हैं, जैसे सब आपने बता ही दिया पूरे वक्तव्य में कि आपके जो है कि बेस्ट पार्टनर जो हैं पांडे भैया रहे हैं, सौरभ पांडे जी। और मुझे एक बात का दुख रहा है हमेशा से, क्योंकि पांडे अंग्रेजी का डिबेटर था और उसे हिंदी में मैंने लाया, मतलब हिंदी डिबेट के लिए मैंने प्रेरित किया, लाया क्या किसी को प्रेरित किया, हमारे साथ आया। बहुत सारे डिबेट्स में ऐसा बैक ऑफ द डोर सुनने में आता था कि पांडे तो बहुत अच्छा है, थोड़ा पार्टनर इसका सही होता तो और जीत जाता है ये लोग, और अच्छा मार्जिन से जीत जाता। तो इस बात का कई बार मैं पांडे से शिकायत भी करता था कि यार ये जो चीजें हैं, ये दिस इज इनजस्टिस टू मी, कि और हमेशा से पहला वक्ता मैं होता था, तो मेरे ऊपर काफी जिम्मेदारी होती थी कि पहले वक्ता के ऊपर बहुत जिम्मेदारी, पहले वक्ता के ऊपर बहुत जिम्मेदारी। और पांडे का स्टाइल ऐसा है, मैं एक राज की बात बता रहा हूँ, कभी सौरभ पांडे जी का भी आप इंटरव्यू कीजिएगा, राज की बात बता रहा हूँ। अगर आप पांडे जी को कोई बात बताएंगे कि डिबेट ऐसे सेटअप करना है और ये चीजें बोलनी है, तो पांडे जी की अद्भुत ये क्षमता है कि जब वो बोलना शुरू करेंगे तो ऐसा लगेगा कि उनका नैसर्गिक है, वो उन्हीं का क्रिएट किया हुआ पूरा डिबेट है, इसमें और किसी का योगदान है ही नहीं। इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, इतना कन्विंसिंग बोलते हैं। नहीं, तो सौरभ पांडे जी को मैंने सुना है, वो मतलब एकदम धाकड़ वक्ता है, बहुत सही। उनको हिंदू कॉलेज में सुना था मैंने, एकदम। और मेरा तो आपके और सौरभ जी के टीम के साथ केएमसी में तो क्वार्टर फाइनल में मैच भी हुआ था, वो भी डिबेट। आप सवाल जवाब ये था कि अगर उसने बता दिया तो आप कह रहे थे कि नहीं बताएगा वो, हम कह रहे नहीं बता देगा, फिर वो कह रहे नहीं बताएगा। तो ऐसी वो क्वार्टर फाइनल का डिबेट था। खैर हम लोग वो हार गए थे, तो हमने रिव्यू भी मांगा था, लेकिन उन्होंने रिव्यू नहीं दिया था केएमसी ने। खैर हम लोग वहां बिना चाय पिए ही हम लोग वहां से चले आए थे। हमको लगा था कि भाई कुछ रिव्यू होगा तो सुन लेते आप, मतलब टीम से, मतलब जो डिबेटर होते हैं पीडी में, वो जो सामने वाली टीम है उनसे उनको कोई शिकायत नहीं होती है, निर्णायक से शिकायत होती है, और निर्णायक से ही अक्सर विवाद होता है। खैर, तो आपने ये तो बता दिया कि आपकी बेस्ट डिबेट भी कौन सी थी, बेस्ट पार्टनर कौन थे। मैं जानना चाहता हूँ कहीं कोई ऐसा कोई बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा हो? छोटा सा जवाब दीजिए, क्योंकि और भी थोड़े से सवाल हैं, उसको हम कर लें। कहीं खराब एक्सपीरियंस रहा हो? डिबेट में कभी कोई खराब एक्सपीरियंस नहीं रहा है। पहला पीढ़ी ही हम लोग जीत गए थे, सतेंद्र और सचिन के टीम के साथ हमारा वास्ता पड़ा था फाइनल में मोतीलाल में, और हम जीत गए थे। और हमें थोड़ा सा ये तो था कि काफी अच्छी टीम है, लेकिन हमने नहीं, उनकी टीम तो है, उनकी टीम तो है, काफी अच्छी थी। हाँ, तो हम जीत गए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एक जो है कि
बड़े डिबेटर हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको मौका मिले वो एक छोटा-सा डिबेटिंग सर्किट में बदलाव करने का, तो क्या बदलाव करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि सर्किट के लोगों को, जो सीनियर्स हैं, जैसे मेरी बातों को भी मैं पहले ही माफी मांगता हूं अगर मैंने पूरे इंटरव्यू में, अगर जैसे मैं खुल के बोलता हूं जो मुझे समझ में आया, या जितने किसी के प्रति कोई मैलिस नहीं है मन में, ऐसे मैं बोलता हूं। बट सीनियर्स के ऊपर ये दायित्व तो बनता है कि वो रेगुलरली जूनियर्स के टच में रहें, सेमिनार टाइप से हो, कुछ ऑर्गेनाइज कराया जाए जहां पे कल्चर को परकोलेट डाउन किया जाए कि क्या संस्कार होते हैं डिबेटिंग का। डिबेटिंग का ये मतलब नहीं होता है आप निर्णायक से मुंह लड़ा के आ गए, आप वहां डिबेट जहां हो रहा है वहां सीन क्रिएट करके आ गए तो आप बहुत महान हो गए। ऐसा कदापि नहीं होता, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। चलिए, तो आप अपने कॉलेज में थे, तो सत्यवती कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी को अगर छोड़ा जाए, उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सर्किट में कौन सी ऐसी डिबेटिंग सोसाइटी है जो आपको लगे कि हाँ, ये बेहतर कर रही? अब तो सारी, अब तो आपकी डिबेटिंग सोसाइटी जो आपने बनाया शिवाजी में, वो भी काफी अच्छा कर रही है। गार्गी की अच्छा कर रही है। हिंदू का साहिल के समय से मैं जानता हूँ वहाँ हिंदू के डिबेटिंग सर्किल को, वहां भी अच्छा हो रहा है। तो अब तो केएमसी भी अच्छा है। केएमसी शुरू से भी थोड़ा सा वो सेंसिटिव रहे हैं। एलएसआर भी अच्छी है। तो अब तो मुझे लगता है कि काफी डिबेटिंग सर्किल जी। चलिए, तो लास्ट में ये सवाल आपसे जानना चाहूंगा, तर्क ज्ञान ने जो ये विशेष पहल चला रखी है कि लोगों को बुलाया जाए, अनुभव सुनाया जाए, जो आपने अभी कहा कि डिबेट करके केवल सीनियर चले न जाए, आज फ्रेशर डिबेटर्स को ये पता होना चाहिए कि कितनी समृद्ध परंपरा रही है, कितने नए-नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं, कितने पुराने और उज्जवल, मैं कहूँ ऊंचे कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं, फ्रेशर्स को पता चले। ये सब प्रयास है ये जो तर्क ज्ञान का करने का, उसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा प्रयास है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफी जो सीरियस डिबेटर्स हैं उनके लिए काफी कुछ सीखने का मौका है। और इसमें मैं सीनियर डिबेटर से एक प्रार्थना करता हूं कि वो जो भी बोलें, जो भी बोलें वो खुल के बोलें और अपनी कमियों को भी बताएं कि उन्होंने क्या गलतियां की जिसको आज वो रिग्रेट करते हैं। जैसे मैं सुमित जी का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने भी बोला कि एक सीनियर, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले लिया मैंने काफी लोगों का, उन्होंने नाम नहीं लिया, उसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ उनकी कैसी अनबन हो गई थी, अब उनके साथ रिश्ते अच्छे हैं। तो ये चीजें बताने वाली हैं ताकि आने वाली जो पीढ़ी है डिबेटर्स की वो जान पाए कि नहीं, गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, हमसे भी हुई हैं, सबसे हुई हैं, लेकिन उसको आगे उसको कैरी ऑन नहीं करना है, पीठ पे बांध के नहीं चलना है। जी, जी। चलिए, मुकेश भैया, आपने व्यस्त समय में हमें समय दिया, अपने अनुभव साझा किए और तर्क ज्ञान पर आए और आपने जो तमाम एक्सपीरियंस अपना बताया यहाँ पर, निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि जो नए डिबेटर्स हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वो अनुभव सुनेंगे, जानेंगे, अपने व्यवहार को बदलेंगे, अपने व्यक्तित्व को निखारने में निश्चित तौर पर उन्हें जो है कि सहायता मिलेगी। तो इतने व्यस्त समय में आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो जितने लोग तर्क ज्ञान देख रहे हैं और अभी तक देखते आए हैं इन सारे इंटरव्यू को, आप मुकेश भैया को आपने सुना है, तो इनकी बात को, इनके अनुभव को अन्य लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, दूसरे लोगों के साथ ज़रूर इस वीडियो को साझा करें। कमेंट करना चाहते हैं, टिप्पणी करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने अन्य दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी अन्य वक्ता के साथ और कुछ अन्य रोचक अनुभवों के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। और एक चीज लास्ट में, पीडी में जी, जैसे जी। सुमित जी और आपने एक बार पूछा था किस डिबेटर को सुन के लगता था कि बोल रहा है ये। हाँ, हाँ, तो हाँ। अगर कन्वेंशनल में मैंने काफी सुना है, तो मुझे कन्वेंशनल में जैसे पांडे को सुन के लगा था मुझे, कन्वेंशनल में मुझे प्रभांशु को सुन के लगता था कि ये काफी फिसलती हुई जबान से बोलता है और काफी अच्छा बोलता है। और उसका एक जो ये है, राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, जनता ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। इसको इतना अच्छे तरीके से मैंने एक बार बोलते हुए सुना था ना, हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो ऐसे सुमित जी जब बोलते थे पीडी में, तो इन लोगों से भी आप इस पहलू पे, इन सारे पहलू पे जो मैंने बताया है कि उनका क्या कहना है, और उसको काफी लोगों तक पहुंचाइए, आपसे दरख्वास्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए।